नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार के संडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। फ्रांस और अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की शानदार कूटनीति और ऐतिहासिक दौरे के बाद अब बारी है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की ताजपोशी की। लेकिन दिल्ली की यह जीत कोई सामान्य विजय नहीं है। यह सबूत है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सियासी ताकत लगातार बढ़ रही है। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र और अब मिनी इंडिया कहे जाने वाली दिल्ली, हर प्रदेश का यही संदेश है कि मोदी की गारंटी पर आंख बंद कर इस देश की जनता भरोसा कर रही है। और केंद्र में पीएम मोदी की हैट्रिक लग ही चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जिसकी राजनीतिक ताकत में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन हार से सबक लेने की बजाय विपक्षी खेमे में जमकर तू तू मैं चल रही है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष की दशा और दिशा क्यों बिगड़ चुकी है। वीकेंड की सबसे बड़ी बहस में जनता जनार्दन के बीच इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा आर पार की टक्कर। अभिनंदन है, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी बड़ी बातें कही गई। कहा गया मोदी का जादू खत्म हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कहानी कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया और अब दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता हासिल कर ली। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को चार चांद लगा देता। दूसरी ओर मोदी के नाम पर इकट्ठा हुआ विपक्ष हार पर हार मिलते ही खंड खंड होने लगा है। हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। देखिए, हमेशा पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के कमबैक और विपक्ष के सेटबैक ने इंडिया गठबंधन के दिन पूरे कर दिए? और सवाल ये भी कि क्या राज्यों में बीजेपी को जीत जनता की कोई भूल सुधार है? तो आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की ताकत बढ़ी है, यानी जो लोग सोच रहे थे 240 के बाद मोदी का डाउनफॉल होगा, वो सुंदर सपना टूट गया है। राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत देकर जनता ने लोकसभा वाली भूल का सुधार किया है, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा, महाराष्ट्र के अंदर। दिल्ली में भी विपक्षी गठबंधन पर निजी स्वार्थ भारी पड़ रहा है। यह तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और चौथा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मोदी महान है, लेकिन हम उसमें सवाल ऐड कर रहे हैं विपक्ष क्यों परेशान है। आज ये है बहस का एजेंडा। और मेरे साथ कौन कौन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। अमित जवाई साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, नेता है जेडीयू के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। तो गौरव भाटिया, सीधा सवाल आपसे यह है कि जब 240 का नंबर आया भारतीय जनता पार्टी का, तो विवेक श्रीवास्तव को बहुत खुशी हो रही थी कि देखिए अब मोदी और बीजेपी ऐसे नीचे जाएगी। और
अमीक जमाई साहब को भी लग रहा था अब तो बीजेपी का अंत नजदीक है। ऋतुराज झा ने तो इंश्योर कर लिया था कि दिल्ली में तो अब हो सकता है 70 में से 70 सीटें आएंगी, लेकिन आप हरियाणा जीत गए जो किसी को उम्मीद नहीं थी, एग्जिट पोल को भी उम्मीद नहीं थी। आप महाराष्ट्र में आपकी इतनी बड़ी जीत हुई जो शायद बीते 50-60 सालों में नहीं हुई। आपने दिल्ली में केजरीवाल को उनके घर में हराया और उनको अपनी सीट भी हरा दी। आप कर कैसे लेते हैं ये सब कुछ? देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा जो असंभव को संभव कर दे वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पीएम मोदी इज ग्रेट, इसका मतलब भारत ग्रेट है क्योंकि हमारे देश के लिए कहा जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? चौकीदार चोर है, बिच्छू सांप, कोई गाली ऐसी बची नहीं जो देते नहीं है। लेकिन असर क्या होता है जो आपने कहा, पहली हैट्रिक लगाई डोनाल्ड ब्रेडमैन सचिन तेंदुलकर बन के नरेंद्र मोदी जी ने जब 62 साल बाद 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बने चुनाव जीत के। और तो 240 जब आई थी मायूस तो आप भी थे गौरव भाटिया। देखिए गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो ऐसा है अमीर जी, आपने सही कहा, जिस तरह की मेहनत हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, तमाम कार्यकर्ताओं ने करी है, हमें उम्मीद थी कि हम पिछला आंकड़ा पार करेंगे, नहीं किया। लेकिन एक बड़ी बात है और ये जनता के लिए भी सबक है, हमने ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। हमने ये नहीं कहा जनता राक्षस है जैसे रणदीप सुरजेवाला कहते हैं। हमने विनम्रता से उसे स्वीकारा और आगे बढ़े और एक और हैट्रिक लगी जो मैं बताने जा रहा था। पहले हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीते और अब दिल्ली में भी हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब यह है कि अभी मंजिलें और बाकी हैं। अभी भारत देखना चाहता है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अमीक जवाई, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का वाकई एक बड़ा कमबैक है? चाहे वो बाई इलेक्शंस हो यूपी के अंदर, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, और ये जो आपके गठबंधन में फूट है उसका भी एक नतीजा है। अमीश तिगन जी, आप ये जानते हैं कि 2024 का जो ये महल जो खड़ा हुआ है वो आदरणीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे खड़ा हुआ है। वो कंधा जब तक है, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने विदेश जाने की बात करी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सम्मान बढ़े, इज्जत बढ़े, चाहे भारतीयों में कोई भी हो, हम सब हों, आप हों, कितना भी हमारा विरोध, हमारा नीतियों पर विरोध है ना, हमारा उनसे देश के बतौर प्रधानमंत्री विरोध नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा है, जो पोजीशन है, दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। कैसे गिरती जा रही है मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक भारत जैसे देश के नागरिक जो अमेरिका गए, ठीक है, क्या भारतीय जहाज जिस जहाज से प्रधानमंत्री गए, हमारे भारत के लोगों को किस तरह से बेड़ियों में बांध के भेजा जा रहा है, क्या ये नहीं? पर अगर कोई इलीगली उधर जाएगा तो वापस तो अपमान भेजा नहीं है। जाएगा। अब ये अपमान नहीं है। ओके, गौरव भाटिया। देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा टूटी साइकिल वाले भारत के जहाज की चिंता ना करें, वो बढ़िया उड़ रहा है। और अर्ज किया है हमारे छोटे भाई हैं इनकी शान में ही। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। देखिए आपने उनके शब्दों पे गौर किया, क्या कहा? मोदी जी की साख गिर रही है। अरे सबसे विश्वसनीय नेता हैं पूरे विश्व में, ये हर सर्वे कहता है। दूसरे देश के जो हेड होते हैं वो पैर छूते हैं मोदी जी के। अभी मैंने बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी जी इज ग्रेट, और झूठ कैसे बोलते हैं देखिए आप, कैसे एकदम चेहरा बदल लेते हैं। शपथ पे कभी भी हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया नहीं जाता, ये वहां की परंपरा है। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे, तो जो उनका तरीका है उस तरीके से भारत वहां रिप्रेजेंटेड था और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ था, क्योंकि अगर भारत की इज्जत होगी तो टूटी साइकिल की भी इज्जत होगी, याद रखना। दूसरी बात देखिए, अब फर्क क्यों आया है मैं बताता हूं। फर्क इसलिए आया है, मिल्कीपुर जो हारे हैं ना, सारा मिल्क इनका निकल गया है लग रहा है। 61,000 अभी बीच में नहीं, अभी देखिए छोटा भाई भी बोला। अच्छा ठीक है, एक आप भी 10 मैं केवल ये कहूंगा, जी देखिए बाय पोल हुए 10 बाय पोल, 10 में 8 भारतीय जनता पार्टी जीती और मिल्कीपुर जीती 61,000 से। और एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, अयोध्या का कोई नरेश है तो वो भगवान राम है और कोई नरेश नहीं है, ये पता चल जाना चाहिए इनको। इसलिए ओके 30 सेकंड पार्टी के मेहमानों के पास में जा रहा हूं। लेकिन आप क्रेडिट लेते हो, मंदिर बनवाया,
आपने शंकराचार्य, हमारे महामंडलेश्वर, जितने थे सबको आपने वहां से भगा दिया। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विश्वास था, वो अयोध्या के नए राजा जो अवधेश पासी पे जो नए राजा है वहां के, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्वास उन पे जताया। अयोध्या के लोगों ने अयोध्या का राजा कौन है बताओ? भगवान अयोध्या का राजा श्री राम का, अयोध्या का राजा अवधेश पासी सांसद हो सकते हैं। अयोध्या का राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा ना कोई हुआ था ना कोई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्यप्रकाश जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जब आए शपथ लेकर, पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखना भारत की तरफ बंद किया, वरना कोई भी 200 आदमी को मारकर मुंबई में चला जाता था। 370 हटाया, दुनिया खामोश रही, भारत के ये लोग 370 का डफली बजाते रहे। तो समझिए, जब आप अपने प्रधानमंत्री को कमजोर करेंगे तो दुनिया में उसकी साख कमजोर होती है। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक जमीन से उठकर करेंगे तो हम ये तरीका तुम्हारा ठीक नहीं, मोबाइल फेंक दूंगा आज तुम पर, ठीक है? तुम्हारा तरीका ठीक नहीं। आप समझिए, प्रधानमंत्री से कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि एक जमीन से उठा व्यक्ति यदि देश के सर्वोच्च ताकत तक पहुंचा है, चुनकर पहुंचा है, 353 सीट लेकर पहुंचा, जितनी आपके पास औकात नहीं सीट लेने की, उससे ज्यादा 240 इस बार भी लेकर पहुंचा है, 293 है, आपको दर्द उठ रहा है। मेरा मानना है, लेकिन ये हुआ क्या? आपका एनालिसिस क्या कहता है? 240 पे ऐसा लगा कि विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और एनडीए ऐसे नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि कमबैक बहुत जबरदस्त हुआ। कमबैक हमारा होगा, हम ही कमबैक है 2029। अरे ये तुम बीच में बोलने का आदत बहुत खराब है तुम्हारा यार। मतलब इसमें तो ऋतुराज झा भी कमबैक पे मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कहीं ना बनेगी ना, अच्छा ये कमबैक है, तो सेटबैक क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। 2029 में हमारी सरकार होगी, हम तो घोषणा कर रहे हैं। देखिए, हम और आप हरियाणा पर डिबेट कर रहे थे, हम और आप हरियाणा पे डिबेट कर रहे थे, उसी दिन कह दिया कि आम आदमी से जो हाथ मिलाना चाहता है वो पार्टी वहां कमजोर है, कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत आया। दिल्ली का चुनाव आपने साफ देखा कि जो आदमी ईमानदारी की राजनीति का स्लोगन लेकर चढ़ा और शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में शीश महल के थ्रू जेल गया, उस व्यक्ति को नकार दिया दिल्ली ने। तो आप समझिए कि मोदी व्यक्तित्व से बड़ा उनकी नीति बड़ी है, उस नीति में उनका कमिटमेंट है, तब वो नरेंद्र मोदी है। एक बात है, उस वचन को उन्होंने पूरा किया तो वो भारत के सबसे महान प्रधानमंत्री हैं। जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली एक आखिरी किला था, ऐसा लगता था कि उसको भेद पाना मुश्किल है, विपक्ष को भी लगता था कि दिल्ली का किला भेद पाना मुश्किल है, लेकिन मोदी और अमित शाह ने उस किले को भी भेद लिया, और यह आप लोगों के लिए भी एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है। और आप जिस लड़ाई को लड़के आए थे, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली लड़ाई को, उसी भ्रष्टाचार में, उसी शराब घोटाले में, उसी शीश महल के चक्कर में फंस गए। ऋतुराज झा, अ बिग सेटबैक फॉर ऑपोजिशन। अमित जी, जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता का निर्णय सरमाथे पर है। महत्वपूर्ण। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है, बहुत उम्मीदों से इनको चुना है, और मैं इनको बधाई देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने कहा कि मोदी इज़ ग्रेट, मोदी के ऊपर बहुत विश्वास है, तो दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास करके आपको मौका दिया है, 27 साल के बाद दिया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री चुनिए, कैबिनेट बनाइए, और जल्दी से कैबिनेट की मीटिंग करके 2500 रुपया महीना जो महिलाओं को जो आपने वादा किया है वो दीजिए, 300 यूनिट बिजली दीजिए, 500 में सिलेंडर दीजिए, यमुना पर निर्णय करिए। तो दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से आपको चुना है उस काम को करिए, है ना। और रही बात सेटबैक की, तो मैं छोटी सी बात आपको कह दूं कि 2013 में जब पहली बार 29 सीटें आई थी और उसके बाद जब सरकार गिर गई थी, तो लोगों ने कहा कि केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। 2014 में लोकसभा चुनाव हारे, लोगों ने कहा केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दिल्ली में आई। 2017 में 22 सीटें पंजाब में आई, लोगों ने कहा केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। 2022 में उसी पंजाब में 93 सीटों के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए थे। तो मैं केवल विनम्रता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। एक मैच खराब अगर हो गया, खराब परफॉर्मेंस हो गया, तो इसका मतलब खत्म नहीं होंगे। सर, अगले एक मैच में के बाद अगला मैच सेंचुरी बनाएंगे और बल्ला खड़ा करके यहाँ पर 5 साल का इंतजार है, और यहाँ केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए हैं। ऋतुराज यहाँ पे हैं, मेरे भाई हैं,
मैं एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव में पिछले सप्ताह यहाँ पे आए थे, बहुत तलखी थी, गर्मी थी, लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप परिणाम आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे के गले लगे। और ये क्यों लगे मैं आपको बताता हूं। अगर ऋतुराज भाई आए और गले लगे, नहीं, इसकी वजह बताता हूं। इसकी वजह ये है, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी सारे वादे पूरे करें, और मैं ये समझता हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने कह दिया वादा पूरा होगा, यमुना को साफ करेंगे, प्रदूषण में कमी आएगी, जो जो वादे किए हैं। लेकिन आप लोग तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये डिजिटल चोरी कर रहे हैं। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा था, इसीलिए मैंने कहा, देखिए सारी पार्टियों को, विपक्ष में भी हो, तो सकारात्मक सुझाव देके योगदान देना चाहिए। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरी बीजेपी कह रही है कि डिजिटल चोरी कर ली है सीएमओ का अकाउंट। ऋतुराज झा जी, आपने अपना पर्सनल अकाउंट बना दिया है। अब पीएमओ इंडिया का जो अकाउंट है वो प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट है। सीएमओ का अकाउंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट है, वो कैसे आपका हो सकता है? क्या आपको लगता नहीं है गलत बात की गई है? मैं एक चीज मैं आपको इस पर अपनी राय दीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो उस पर बात करे कि भाई क्या हुआ है, नहीं हुआ है, किस तरह से हुआ है भाई ये, और हुआ है, सबके सामने हुआ है। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी किसी ट्विटर फॉलोअर के मोहताज नहीं है। उनके ट्विटर पे लगभग 30 मिलियन फॉलोअर है, और जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं उस पर 1 मिलियन फॉलोअर भी नहीं है, और उसके बावजूद भी, पर क्यों उसके बावजूद मैं कह रहा हूं ना आपको, बीजेपी कह रही है कल तक शराब का घोटाला करते थे, उसके अलावा शीश महल का घोटाला किया, अब डिजिटल घोटाला भी कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट है, सरकार चली गई, लेकिन जिम्मेदारी है बीजेपी की भाषा में चोरी करने की आदत नहीं। अमीश जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं जी। भाई दिल्ली सरकार का आईटी डिपार्टमेंट सीएमओ का हैंडल देखता था, वो जवाब दे क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दे करके 2/3 बहुमत से ऊपर की सरकार बना रखी है। भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रहा था, भगवंत मान जी के नेतृत्व में चलेगा। इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक बात बता नहीं, पर क्लियर क्या हो गई? वो कह रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं आपको वहां से। मैं बताता हूं कैसे। 30 विधायक इन लोगों के संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी के, मेरी बात जिसकी ये वकालत करते रहते हैं सुबह शाम। सुनिए अमीश जी, क्लियर क्या हो गई बात? ये क्लियर कर रहे हैं आपको पंजाब से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसका विधायक बिकता है और कौन खरीदता है, अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से भी आप पूछेंगे तो बता देंगे। और रही बात सुनिए, 30 विधायक को संपर्क करने से वहां की सरकार नहीं लेगी, क्योंकि टूट के लिए 66 से ज्यादा विधायक चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अभी एक बात कही कि कौन विधायक खरीदता है, तो मुझे याद आता है 15 करोड़ रुपए हर प्रत्याशी को मिल रहे हैं, पापी आपके, ये कहा था पिछले सप्ताह, लेकिन अभी तक वो 15 कंप्लेंट नहीं आई। मैं एक ही बात कहूंगा, दिल्ली का बोले बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल है नहीं सच्चा, ये बात जान लीजिए। और सुनिए, आपने एक डिजिटल अकाउंट की बात करी ना, अभी यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। आपको मालूम है, जब किसी भी प्रेसिडेंट का, या आप सीएम हैं या प्रधानमंत्री हैं, टर्म खत्म होता है तो वो अकाउंट जो है आर्काइव हो जाता है, उसका कंट्रोल जो नई सरकार होती है उसके पास रहता है, क्योंकि ये पब्लिक की संपत्ति है। और मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है मफलर गायब हुआ, वैगनआर गायब हुई, टोपी गायब हो गई, खांसी गायब हो गई, अब क्या अकाउंट भी गायब करोगे भैया? उसको तो देते जाओ, ये थोड़ी ना आया हूं तो कुछ तो देते जाओ। आपको छोड़ने के मूड में नहीं है इस बार भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। बहुत अच्छी दोस्ती है। एक सेकंड बस, मैं एक जवाब दे दूं आपको। दिल्ली में 80 के दशक में एक बहुत बड़ा चोर था, उसका नाम था रामलाल। वो केवल भैंस चुराता था। अरविंद केजरीवाल का भाई तो नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन लो, 2 मिनट सुन लो। 80 के ही दशक में एक बहुत बड़ा और चोर था, वो केवल साइकिल चुराता था, उसका नाम था श्यामलाल। तो जब भी कहीं भैंस चोरी होती थी तो पुलिस सीधा जाती थी रामलाल के पास, और जब भी कभी जो है सो साइकिल चोरी होती थी तो पुलिस जाती थी सीधा श्यामलाल के पास। तो जब भी इसी तरीके से देश में जब भी विधायकों को तोड़ फोड़ करना हो, पैसा ऑफर करना हो, तोड़ फोड़ के सरकार बनाना हो, आज तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही पार्टी है, तो उसमें एसीबी को जाने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते? विधायक हमारे आ गए, क्यों नहीं? क्या बोलते विधायक इनके तोड़े हैं बताइए? पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है, लेकिन इतिहास होता है, समाजवादी बैड कैरेक्टर पुलिस भी देती है। समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा बुरा हुआ। बुरा क्यों हुआ मैं बताता हूं। आप दिल्ली में लगे रहे, वहां बाय इलेक्शन यूपी के अंदर आप लोग हार गए, और दिल्ली में जिस पार्टी के साथ आप लगे रहे वो अपना चुनाव हार गई। उनका मुख्यमंत्री भी अपना चुनाव, उनका पूर्व मुख्यमंत्री भी अपना चुनाव हार गया। जी जो बाय इलेक्शन गौरव भाटिया भाई जैसे जीते हैं,
इनको मालूम है कैसे जीते हैं और हम लोग कैसे हारे हैं, ये हमको मालूम है हम कैसे हारे पता होना ही चाहिए। दूसरी बात ये है, अखिलेश यादव जी की इमेजिनेशन क्या थी दिल्ली के बारे में कि इंडिया ब्लॉक की जो हुकूमतें जहां पे हैं, जो पार्टी बड़ी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी, आरएसएस, बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंद करने के लिए हम सब लोग वहां पे लगेंगे। महाराष्ट्र में आप लोग साथ में थे, हम आपसे आगे कह रहे हैं, हम आपसे आगे बात सुनिए, 30 सेकंड 10 सेकंड। अखिलेश यादव जी के विजन पे अगर राहुल जी दोनों साथ में आए, ग्रैंड अलायंस में सारी पार्टियां साथ में आई, बीजेपी आरएसएस किसी राज्य में सरकार में नहीं आ सकती, नोट कर लीजिएगा। ये फंसेंगे बहुत बुरा भी। अब बोलिए। अखिलेश यादव जी, फोन फेंको, फोन। माननीय जमई साहब, क्या नाम, अमित जमई साहब, अखिलेश यादव जी तो मूड बनाए हुए हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीट ही नहीं देना है। 10 उपचुनाव हुआ, आप ही लड़ लिए, कांग्रेस को क्यों नहीं खड़ा किए? साफ कह दिया है कि कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस को क्यों नहीं खड़ा किए? अरे आपकी पार्टी रहेगी ये बताओ बिहार में। मांगा आपको दिया, ये 10 उपचुनाव लड़े, उसमें निपट गए, अभी मिल्कीपुर लड़े, उसमें निपट गए। कांग्रेस को ले जाते साथ में, आम आदमी को भी ले जाते, थोड़ा उद्धव जी को भी बुला लेते। अगर कांग्रेस भी साथ में आती तो दिल्ली में हम जीत जाते। नहीं बनती सरकार। पहले तो यूपी में जीत नहीं रहे, दिल्ली में कहां से जीत जाते? प्रवचन दे रहे, जो जिनका बेस है यूपी में वो प्रवचन दे रहा है दिल्ली पे। एक बात मुझे क्या दिल्ली की जनता, पार्टी की, समाजवादी पार्टी, पूरे देश में अखिलेश यादव का जलवा, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या उनका मामला है? 10 सीट हार गए, अभी जलवा। अमित जवाई अब देखा अनफेयर हो रहा है। ओके, वो कह रहा है अखिलेश जी का तो देश में जलवा है। नहीं, अखिलेश जी का जलवा बांग्लादेश में भी होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। अखिलेश जी का जलवा हर जगह बरकरार रहे, मेरी शुभकामना है। लेकिन अगर आप जो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी दिल्ली में जिता देते, अरे आप 10 उपचुनाव हार गए, अभी मिल्कीपुर हार गए, तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि बात हो रही है अलायंस की, और बार बार कहा गया, अभी अमीर जमाई ने बोला कि देखिए अगर हम एक साथ होते तो खेल बिगाड़ देते, अगर हम एक साथ आ जाते तो हमारा जलवा बन जाता। मैं अब 3 एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं एक एक करके देता हूं। सपा बसपा यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आए, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाए थे यूपी के अंदर? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थे, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाए? एक भी सीट किसी की नहीं आई। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में सारे मिलकर लड़े चुनाव, समाजवादी पार्टी भी साथ में थी, उद्धव ठाकरे भी साथ में थे, शरद पवार भी साथ में थे, और कांग्रेस भी साथ में थी। क्या बीजेपी को हिला पाए? बीजेपी इतिहास की अपनी सबसे ज्यादा सीटें 132 लेके आई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति के अंदर आप 1+1 11 नहीं होता, 1 + 1 2 ही होता है, बस समझ लीजिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वजह से बहुत सी सीटों के ऊपर जो वोट सेकुलर अलायंस को आने चाहिए थे नहीं आए हैं। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये हमारी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक सेकंड, ये जो हमारी अपनी संदीप दीक्षित ने बोला अगर 10 लोग भी और हमारे साथ अलायंस में होते हैं अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए, इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं बचते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसा। वोटों का एनालिसिस अलग है, वोटों का एनालिसिस अलग है। और सुन लीजिए, जो सचदेवा जी अब बीजेपी में आने के बाद सत्ता में कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट की फाइल न रोको, कोई नहीं देख सकता, फिर चलिए ट्विटर अकाउंट। उस दिन अमानतुल्लाह साहब को, मैं था ओखला में उस दिन, पूरी छावनी बना दी थी, इतने पुलिसमैन जामिया के बच्चे, कोई नहीं भागा हुआ था, और कोर्ट ने बोला है ही शुड रिमेन आउट। इस पे उत्तर देना है बीजेपी वाले। मत गुस्सा हो यार, सुनिए, इतना गुस्से में है, मतलब लग रहा है अरविंद केजरीवाल के कपड़े फाड़ देंगे भाई आप। सुनिए, मत गुस्सा होइए। अच्छा, वैसे कद में छोटे हैं लेकिन घाव जो है बड़ा गंभीर करते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनको देख के ऐसा लग रहा है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मिल्की इतना गुस्सा नहीं होते। मिल्कीपुर का तीर जो है सही लगा है, और देखिए क्या मजबूरियां है, महा ठग बंधन, ऐसे ही नहीं कहता कोई इनको। अमीर जी, आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्टाचारी बुलाया था, श्रद्धे, बिल्कुल, और अखिलेश यादव उनका प्रचार कर रहे थे। आप मुझे बताइए, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी अखिलेश यादव की कि जिनके पिता को भ्रष्टाचारी बुलाया उसके लिए प्रचार कर रहे थे। ये बात अलग है, ये बात अलग है। आज भस्मासुर के बाद, भस्मासुर राहुल गांधी आप सब जानते ही हैं, जहां जाते हैं हारते हैं। उसके बाद पनौती कोई है तो अखिलेश यादव है। अखिलेश भैया गए और पापी आपका झाड़ू का जो था तिनका इधर उधर टूट के गिर गया। और सबसे बड़ी बात है, एक बात बता दूं, अभी कह रहे थे कि मोदी जी को चकनाचूर कर दिया।
अरे मोदी जी को चकनाचूर तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो योगी आदित्यनाथ जी काफी हैं। योगी आदित्यनाथ जी अभी अगले 20 साल उनको कोई हिलाने वाला पैदा नहीं हुआ है, खासकर टूटी साइकिल और खूनी पंजाब मिल भी जाए तो जो कमल खिला है उत्तर प्रदेश में खिलता रहेगा। अमित भाई इन्होंने कहा कि योगी जी हैं तो काफी हैं, वाकई उत्तर प्रदेश के लिए काफी हैं। 100 करोड़ कुंभ में सनातनी हिंदुओं का इंतजाम, 45-50 करोड़ ही अभी पहुंचे हैं। हमारे कितने? सैकड़ों लाशें अभी वहां, अभी किसी के पिता नहीं मिल रहे हैं, किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी की बेटियां नहीं मिल रही, किसी का बेटा नहीं मिल रहा है। तो सही बात है कि लोगों को मोक्ष में पहुंचाने के लिए योगी जी काफी हैं, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। मैं उत्तर दे दूं बिल्कुल जवाब बनता है भाई, बिल्कुल जवाब बनता है। क्योंकि बात महाकुंभ की करी तो जितना जितना महाकुंभ बढ़ता गया, 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान लिया है ना, इनका दर्द उतना ही बढ़ता गया। क्योंकि ये कहना गलत नहीं है, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। और सबसे बड़ी बात महाकुंभ की क्या आपको मालूम है? अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? अरे कौन जात जर्नलिस्ट, कौन जात? आज क्या हुआ है? कौन जात मायने नहीं रखता है, सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं। और ये जो हिंदुत्व की ताकत है, इसकी वजह से साइकिल टूटी नहीं गई। वो कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आएंगे तो मोदी निपट जाएंगे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आएंगे तो मोदी पॉलिटिकली निपट जाएंगे, ये दावा है उनका। अच्छा। एक मंच पे अगर दिखे तो एक साथ आए तो वो तो बहुत बड़ा बिहार में दिखने वाले हैं। पक्का भरोसा। हाँ बिल्कुल, एक मिनट सुनिए, अखिलेश और राहुल आए तो अखिलेश जरूर निपट जाएंगे सीधे तौर पर। ऋतुराज झा, पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए कोई भी आप बहाना लगाइए, आप एक साथ आए तब हारी, आप अलग अलग हुए आप लोग तब हारे। पॉइंट यह है कि विपक्षी गठबंधन पर स्वार्थ हावी है, और ये मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए स्वार्थ हावी है, आदित्य ठाकरे दिल्ली आते हैं, अरविंद केजरीवाल को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं, वो हार गए चुनाव, वो शरद पवार के पास नहीं पहुंचते। अब बताइए, अब कहां आदित्य ठाकरे और कहां शरद राव पवार का कद? उनका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा है। अमीश जी देखिए, दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि हम मजबूत विपक्ष बन करके अपनी भूमिका निभाएंगे, और जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया है उसको जल्द से जल्द जनता को वो पूरा करे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या विपक्ष में स्वार्थ हावी है? विपक्षी दलों के अंदर मेरा बड़ा जिम्मेदारी से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी मैं बहुत देर से इस बात को सुन रहा था, अखिलेश जी आए। अखिलेश जी जिस सीट पर प्रचार करने के लिए आए किराड़ी में, जो कि जहां से मैं खुद विधायक था 10 साल से, वो सीट इस बार भी 22,000 वोटों से जीते हैं। तो अरविंद जी की वजह से नहीं जीते, अखिलेश जी की वजह से जीते ना। तो देखिए, आप लोग बार बार इस तरह से नहीं, उसकी देखिए हर पार्टी एनालिसिस करती है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करती है, क्या कमियां रही नहीं रही। सचिन तेंदुलकर एक दिन 0 पे आउट हो जाता है तो वो जाके क्या करता है? वो देखता है कि क्यों आउट हुआ, क्या कमी रही। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। अगर 2% वोट हमको कम मिला, इसका मतलब हम लोग, सर आप सचिन तेंदुलकर का नाम ना लीजिए, ना उन्होंने शीश महल बनाया था, ना वो शराब घोटाले में जेल में गए। तो इन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने राजमहल बनाया, उसमें तो कभी आपने शो नहीं किया है। देखिए उस चीज में मत पड़िए आप, है ना। आप पत्रकार हैं। मैं पत्रकार हूं तभी बोल रहा हूं। सचिन तेंदुलकर का क्या कंपैरिजन इसके अंदर? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, 15 लाख के सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ना शीश महल बनाया है, देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक है, ना ही वो शराब घोटाले में उन पे कोई आरोप है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय ऋतु रंजन राज झा जी से, पंजाब पहुंचिए। हर साल फागुन में पलटने वाले लोग हमको सर्टिफिकेट देते हैं, हर साल। अरे रुक जाइए, हर साल मॉनसून में नहीं बोले, नहीं बोला, ये तब से लगातार बोले जा रहे हैं, हर फागुन में पलट जाते हैं। जेडीयू का स्टेक है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, जेडीयू हमारी वो साथी है जिसको हम बहुत सम्मान करते हैं, और बड़ी पार्टी हम बिहार में हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बड़ी बात है। और एक बात बोलूं अपने भाई के लिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी वही शीश महल। ये अरे मैं बताता हूं क्या है, अभी बीच में ना बोलिए, अपना कैबिनेट डिसाइड कर नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री बना नहीं पा रहे, सरकार बना नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं डिसाइड नहीं कर पा रहे, मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे। अरे सरकार बनाओ, दिल्ली की जनता के लिए काम करो, इसीलिए लोगों ने चुना है आपको। अब ये गलत, कब तक शीश महल करते रहोगे? ओके ओके। वो व्यक्ति वैगनार छोड़कर, चलो गाड़ी ले ली कोई बात नहीं, चलो घर ले लिया कोई बात नहीं, सुविधा चाहिए एक मुख्यमंत्री को, सुरक्षा ले ली कोई बात नहीं, खतरा नहीं होना चाहिए। अरे शराब पर इस तरह का घोटाला तो नहीं करते, यमुना गंदी रह गई, चलिए कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार 7,000 करोड़ जो कैग का रिपोर्ट अब तक पेश नहीं किया, वो तो पेश करते। आप कहते दिल्ली पे नहीं बोल सकते, क्यों? सच बोलते तो ऋतु जी मिर्ची तो लगेगी।
अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि विधानसभा आते ही पहला कैग का रिपोर्ट पेश होगा और जिसने जो खाया है वो वापस देना होगा। इनको वादा निभाना है ना। आ जाइए 1 साल हो गया। आप बीच में बोल रहे हैं। भगवान की सत्ता को, महिलाओं को पैसा कब मिलेगा? कब पंजाब में नशाखोरी बंद होगा? पराली जलना कब बंद होगा? नहीं कर सकते आप। जी जी। तो जब आपका गिरेबान, आपके काले चिट्ठे कारनामे खोलेंगे और उतारेंगे तो आपको मिर्ची लगेगी और आप बीच बीच में कूदते रहे। कूदिए। अभी तो 42% वोट आया है ना, 22 आया है ना। पार्टी बचा लीजिएगा तो बताइएगा। सब भागेंगे आपके यहाँ से, सब भागेंगे। आप देखते जाइए। ओके 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 ऋतुराज ऋतुराज बोलिए। आप सब स्टूडेंट्स हैं, गूगल करके देख लो। 30 सेकंड बोलिए। भारत के इतिहास में ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उसको आज तक इतिहास में 43.6% वोट नहीं मिला है। हर फागुन में पलट जाते हैं। जिस बिहार में, अरे सुनो ना, सुनो 2 मिनट सुन लो। अरे सुन लो पहले, 2 मिनट सुन लो। नीतीश कुमार जिस जमाने से राजनीति कर रहे हैं ना, अरे सुन लो। उतने जमाने में केजरीवाल की औकात नहीं, उसकी राजनीति एक दाग नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, औकात 46 साल के जीवन में एक दाग नहीं है। चोरों के सरदार नीतीश कुमार पर आंख नहीं उठा सकता। ठीक है, बिल्कुल आखिरी राउंड है चर्चा का। और मेरा जो एक प्रश्न है, क्या विपक्षी गठबंधन पर निजी स्वार्थ हावी है? विवेक। निजी स्वार्थ बिल्कुल हावी है, लेकिन एक कॉमन सेकुलर आइडियोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं। उन स्वार्थों को हमें साइड रखना पड़ेगा और इंडिया अलायंस एक है, आगे बढ़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो डिफरेंसेस हैं वो भी आयरन आउट होंगी। यू मेड योर पॉइंट। ओके, लोकसभा की स्ट्रेटजी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने, राहुल जी में जो इस बात की समझ है कि जब इस देश में जब इस देश में इतनी बड़ी विपत्ति है, आप सोचिए कि मणिपुर में क्या हुआ है। बहुत बड़े महानतम प्रधानमंत्री है ना हमारे देश में, तो है मणिपुर जी। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा भैया गृह मंत्रालय जी हम संभाल नहीं पा रहे हैं, आप ही संभालो। देखिए, निजी स्वार्थ की आपने बात करी। बिहार में चुनौती है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं यहीं आऊंगा और आप देख लीजिएगा। चुप हो जाइए, आप अपनी चिंता करिए, हमारी मत करिए।